हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं सीलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया के बारे में। तो सीलेंट्रेटा है हमारे एनिमल किंगडम के अंदर नॉन कॉर्डेट्स का दूसरा फाइलम। तो सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोला जाता है। अब जो सीलेंट्रेटा होते हैं उसके अंदर आती है अप्रोक्सीमेट 9000 स्पीसीज, यानी कि 9000 स्पीसीज जो हैं एनिमल्स की, वो किसके मेंबर हैं, सीलेंट्रेटा के या फिर नाइडेरिया की। अब देखिए सीलेंट्रेटा को सीलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं। देखिए जो एनिमल है, जो सीलेंट्रेटा एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे जो आपको कैविटी नजर आ रही है इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल बॉडी कैविटी। ये पॉलिप है, इसको पॉलिप बोला जाता है स्ट्रक्चर को। इसके अंदर एक सेंट्रल बॉडी कैविटी है, इस सेंट्रल बॉडी कैविटी को बोला जाता है सीलेंट्रॉन। इस कैविटी को बोला जाता है सीलेंट्रॉन, क्योंकि इस बॉडी कैविटी को आप गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको सीलेंट्रॉन बोला जाता है, इसी वजह से इसका नाम हमने क्या रखा, सीलेंट्रेटा। दूसरी बात, इनको नाइडेरिया भी बोला जाता है। नाइडेरिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते, और उन सेल का नाम क्या है, उन सेल का नाम है नाइडोब्लास्ट सेल। तो ये है डायग्राम ऑफ नाइडोब्लास्ट सेल। तो ये नाइडोब्लास्ट सेल है, क्योंकि ये नाइडोब्लास्ट सेल इन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन नाइडेरिया की, तो इसी वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया, नाइडेरिया या नाइडेरियंस। तो सीलेंट्रॉन की वजह से इनका नाम सीलेंट्रेटा रखा गया, और नाइडोब्लास्ट सेल की वजह से इनका नाम क्या रखा गया, नाइडेरिया रखा गया। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली मैराइन होते हैं, यानी कि मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, और हाइड्रा है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। हाइड्रा इज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड अदर्स आर मैराइन, अडेप्टेड टू मैराइन वाटर। अगर मैं इनकी हैबिट की बात करूं तो या तो ये सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी मतलब अकेले मिलने वाले, या फिर कॉलोनियल होते हैं जो ग्रुप में मिलते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। सेशाइल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। सेशाइल का मतलब होता है किसी सबस्ट्रेटम के साथ, किसी सरफेस के साथ चिपके हुए। तो ये सेशाइल भी मिलते हैं, किसी के साथ चिपके हुए मिलते हैं, और ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी मिल सकते हैं। अगर मैं जनरल फीचर्स की बात करूं तो जनरल फीचर्स के अंदर क्या आता है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके अंदर टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स फॉर्मेशन नहीं होता। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, यानी कि इनके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है, आप उसको माउथ या एनस कुछ भी कह सकते हो। अगर मैं बॉडी वॉल की बात करूं तो बॉडी वॉल के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, और जो बीच में एक जेली लाइक लेयर होती है जो कि मेसोडर्म नहीं है उसको बोलते हैं मिजोग्लिया। जेली लाइक है, मेसोडर्म नहीं है, तो उसको बोलते हैं मिजोग्लिया। आप इस डायग्राम से इसको समझ सकते हो। तो देखिए, तो इस डायग्राम के अंदर जैसे आपको बता रखा है कि बीच में एक जेली लाइक लेयर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मिजोग्लिया। तो बाहर वाली लेयर उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। तो कुछ ऐसा डायग्राम होता है इनकी वॉल का। तो आप इसको पूरी बॉडी के अंदर ऐसे देख सकते हो। देखिए, ये अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस है, ये बाहर वाली एपिडर्मिस है, और दोनों के बीच में क्या है, मिजोग्लिया की लेयर है। तो अगर हम देखें कि एपिडर्मिस के अंदर कौन कौन से सेल होते हैं, एपिडर्मिस बनती है एक्टोडर्म से, और इसके अंदर होते हैं इंटरस्टिशियल सेल, सेंसरी सेल, नर्व सेल और नाइडोब्लास्ट सेल। अब नाइडोब्लास्ट सेल जब यूज हो जाते हैं तो फर्दर इनको वापस यूज नहीं किया जा सकता। तो नाइडोब्लास्ट सेल जो होते हैं इनको बाद में डाइजेस्ट कर दिया जाता है, और इसकी जगह पे नए नाइडोब्लास्ट को लगा दिया जाता है। तो नए नाइडोब्लास्ट सेल जो है वो कहाँ से बनेंगे, उनकी फॉर्मेशन होती है इंटरस्टिशियल सेल से। तो इंटरस्टिशियल सेल को आप स्टेम सेल बोल सकते हो। नेक्स्ट, मिजोग्लिया के अंदर कोई सेल नहीं होते, मिजोग्लिया के खुद के कोई सेल नहीं होते, अदरवाइज मिजोग्लिया के अंदर एपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो नर्वस सिस्टम है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसी फाइलम नाइडेरिया के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं गैस्ट्रोडर्मिस की बात करूं तो गैस्ट्रोडर्मिस बनता है एंडोडर्म, जो जर्म लेयर है उससे बनता है, और इसके अलावा इसके अंदर भी इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, कुछ सेंसरी सेल होते हैं, कुछ नर्व सेल होते हैं, कुछ ग्लैंडुलर सेल होते हैं। इन ग्लैंडुलर सेल का काम होता है एंजाइम की सिक्रीशन करना। ये एंजाइम की सिक्रीशन क्यों करते हैं इसको हम आगे चल के देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट। देखिए, नाइडोब्लास्ट सेल को नाइडोसाइट भी बोलते हैं, साइट का मतलब ही सेल होता है, निमेटोसाइट भी बोलते हैं, और स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं। आप इन चारों में से कुछ भी बोल दो, इस चारों का मीनिंग क्या है, सेम। तो ये जो सेल हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इस फाइलम के, यानी कि ये वाले सेल जो हैं, नाइडोब्लास्ट सेल जो हैं, सिर्फ आपको सीलेंट्रेटा में मिलेंगे और किसी भी फैमिली के फाइलम के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ये पूरी बॉडी की जो आउटर सरफेस है, सपोज करो ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो आउटर सरफेस है, एपिडर्मिस है, इस पूरी एपिडर्मिस के ऊपर आपको ये नाइडोब्लास्ट सेल्स देखने को मिल जाएंगे। टेंटाकल्स के ऊपर नाइडोब्लास्ट सेल थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है नाइडोब्लास्ट सेल्स का, इनका फंक्शन होता है ऑफेंस यानी किसी को अटैक करना, डिफेंस किसी के अटैक से बचना, और एंकरेज यानी कि ऑर्गेनिज्म को अटैच होने में हेल्प करना, एंकरेज करवाना।
नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो भाई इनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इनकम्प्लीट टाइप का होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी सिंगल ओपनिंग है, या तो आप उसको माउथ बोलोगे या एनस बोलोगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा एक कैविटी है, ये माउथ है, दिस इज द माउथ, दिस इज माउथ, ओके। इस ओपनिंग को माउथ बोला जाता है, और यहाँ पे जो रीजन है इसको हाइपोस्टोम बोला जाता है। हाइपो मतलब नीचे, स्टोम मतलब माउथ, माउथ के नीचे ये माउथ है, और ये माउथ के नीचे वाला पार्ट है जिसको हाइपोस्टोम बोला जाएगा। तो ये माउथ है, सिंगल ओपनिंग है, यहीं से फूड आएगा, यहीं से वेस्ट बाहर जाएगा। तो जब सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी की, माउथ और एनस दोनों सेम होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है, आप उसको माउथ और एज वेल एज एनस दोनों की तरह देख सकते हो। और माउथ जो होता है वो हाइपोस्टोम से ऊपर होता है। जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया कि जो ओपनिंग है इसको आप माउथ बोलोगे, इसके नीचे वाला जो ये जो रीजन है, इस रीजन को आप हाइपोस्टोम बोलोगे। हाइपोस्टोम का मतलब होता है, हाइपो होता है नीचे, मैं लिख देता हूँ हाइपोस्टोम। हाइपो का मतलब होता है नीचे, स्टोम का मतलब होता है माउथ, यानी कि माउथ के नीचे। ऑब्वियस है कि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। ये माउथ है, दिस इज स्टोम, और इसके नीचे मतलब हाइपो, तो दिस रीजन हाइपोस्टोम। ये अंडरस्टूड हो गया आपको। तो ये हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ है, माउथ के नीचे हाइपोस्टोम है। तो सेम ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि माउथ इज अबव हाइपोस्टोम, माउथ हाइपोस्टोम के ऊपर होता है। और डाइजेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों होती हैं। कैसे होती हैं हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देखिए इस डायग्राम के अंदर, डायग्राम के अंदर मैंने आपको मेंशन कर दिया, जो अंदर वाले लेयर उसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। अब गैस्ट्रोडर्मिस के सेल क्या करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और इस ओपनिंग से क्या आएगा, फूड आएगा। तो यहाँ पे ये जो सीलेंट्रोन है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर फूड भी आ जाएगा, एंजाइम्स भी आ जाएंगे। तो ये एंजाइम इस फूड की पार्शियल डाइजेशन करेगा, और इस पार्शियल डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अब जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होगी फूड की, तो आप इसके अंदर क्या बनेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे फूड के। जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे तो वो फ्रेगमेंट्स जाएंगे सेल के अंदर, जाएंगे सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जाने के बाद इन फ्रेगमेंट्स की फिर से डाइजेशन होगी, जिसको हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। यानी कि यहाँ पे जो हुई थी वो कैविटी में हुई थी, सेल के अंदर नहीं हुई थी, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब ये फ्रेगमेंट सेल के अंदर जाएंगे, तो सेल के अंदर इन फ्रेगमेंट्स की फिर से डाइजेशन होगी, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है इस कैविटी के अंदर, फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है सेल के अंदर। तो इनके अंदर पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। तो डाइजेशन दोनों तरह की होती है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा। एक्स्ट्रा मतलब पहले एक्स्ट्रा बॉडी कैविटी में, फिर इंट्रा सेल के अंदर। नेक्स्ट हम अगर बात करें बॉडी फॉर्म्स की, भाई सीलेंट्रेटा की जो बॉडी है वो दो तरह की हो सकती है, पोलिप या मेडुसा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसको पोलिप बोला जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को पोलिप बोला जाता है। ओके, ये माउथ है, ये माउथ है, ये हाइपोस्टोम है, और ये टेंटिकल्स हैं। ये क्या है, टेंटिकल्स। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो पोलिप स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्री लाइक होती है। पोलिप स्ट्रक्चर जो भी बनाएगा वो सेशाइल नेचर का होता है, यानी कि मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, बडिंग से करता है। ओके, इसके अलावा इनका माउथ और टेंटिकल्स होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं। ये नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है। माउथ और टेंटिकल्स ऊपर वाले डायरेक्शन में होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसका, अडेम्सिया। अडेम्सिया को सी एनिमोन भी बोला जाता है। अब देखिए हाइड्रा भी पोलिप बनाता है, हाइड्रा भी एक तरह का पोलिप होता है, लेकिन हाइड्रा इस पोलिप का एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रा मोटाइल भी नेचर शो करता है। पोलिप जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन हाइड्रा भी पोलिप है, लेकिन हाइड्रा मोटाइल है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन लार्वा फॉर्मेशन हाइड्रा के अंदर नहीं होती। तो हाइड्रा के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है केस, तो आप इस पॉइंट को क्लियर करके चलोगे एग्जाम के केस में। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ मेडुसा फॉर्म। तो अगर ऐसी शेप है सीलेंट्रेटा की, तो आप इसको क्या बोलते हो, मेडुसा फॉर्म। तो मेडुसा फॉर्म दिखने में कैसा लग रहा है, अम्ब्रेला लाइक लग रहा है। तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है मेडुसा की। ये फ्री स्विमिंग होता है, यानी कि सेशाइल नहीं होता, ये इधर उधर घूमता रहता है, किसी के साथ चिपका नहीं होता। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। माउथ और टेंटाकल्स नीचे, ये माउथ है देखो इसका, ये टेंटाकल्स हैं, ये नीचे की ओर है। ओके, और उसके बाद इसका एग्जांपल हमारे पास ऑरेलिया, जिसको हम जेलीफिश भी बोलते हैं। अब जो ऑरेलिया है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि लार्वा की फॉर्मेशन करेगा। अब लार्वा कौन सा बनता है, प्लान्यूला लार्वा बनता है, स्काइफिस्टोमा लार्वा बनता है, और इफाइरा लार्वा बनता है इन द ऑरेलिया, इन केस ऑफ ऑरेलिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओबेलिया के केस में, अब देखिए आपने पोलिप पढ़ लिया, आपने मेडुसा भी देख लिया कैसा होता है। अब आप देखोगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस क्या होता है। देखिए कुछ सीलेंट्रेटा, इन सम सीलेंट्रेटा, कुछ सीलेंट्रेटा ऐसे होते हैं उनके अंदर पोलिप से मेडुसा बनता है और मेडुसा से वापस पोलिप बनता है।
पॉलिप मेडूसा जब बनाएगा तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। मेडूसा से जब पॉलिप बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा, यानी कि पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा बनाएगा और मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाएगा। ओके, तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी लाइफ में लाइफ साइकिल जब चलता है तो पॉलिप मेडूसा दोनों बनते हैं। तो ऐसी इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप इसको ऐसे डायग्राम से समझ सकते हो। एग्जाम्पल है इसका ओबेलिया। जो ओबेलिया, इसको सी फर भी बोलते हैं, सी फर। तो ओबेलिया जो है ये पॉलिप है, सपोज करो ये पॉलिप फॉर्म में है। तो पॉलिप क्या करेगा? बडिंग करेगा। इसकी जो बड बनेगी वो बड आगे पॉलिप नहीं बनाएगी, वो मेडूस से बना देगी। तो एक मेल मेडूसा बनेगा, एक फीमेल मेडूसा बनेगा। सपोज करो ये फीमेल मेडूसा है और ये मेल मेडूसा है। तो ये मेल मेडूसा आगे चल के मैच्योर होगी, दोनों मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद ये स्पर्म बनाएगा और ये एग बनाएगा, फिर दोनों के मिलने से जाइगोट बनेगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी वाटर के अंदर। ओके, तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट आगे चल के लार्वा बनाएगा। इस लार्वा का नाम है प्लान्यूला लार्वा। ये लार्वा कैसा होता है? ये फ्री लिविंग होता है, या आप फ्री स्विमिंग कह सकते हो, फ्री स्विमिंग होता है। और इसके ऊपर बहुत सारे सीलिया होते हैं, सीलिएटेड होता है, सीलिएटेड होते हैं। देखो छोटे छोटे सीलिया नजर आ रहे हैं आपको, सीलिएटेड होता है, फ्री स्विमिंग होता है। इसको बोलते हैं प्लान्यूला लार्वा। अब लार्वा आगे चल के पॉलिप बना देगा। देखो पॉलिप से मेडूसा बने एसेक्सुअली और मेडूसा से पॉलिप बने सेक्सुअली। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये हमें ओबेलिया के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी कोई स्ट्रक्चर नहीं होते। इनके अंदर एक्सक्रीशन जो होती है वो जनरल बॉडी सरफेस से होती है और सिंपल डिफ्यूजन विद वाटर होती है। ओके, वाटर के साथ सिंपल डिफ्यूजन करते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है वो सिंपल डिफ्यूजन से वाटर में चले जाएंगे फ्रॉम द जनरल बॉडी सरफेस से। नर्वस सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले जो हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिला किसी भी एनिमल के अंदर, वो देखने को मिला सीलेंट्रेटा के अंदर। और इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन कैसे हैं? नॉन पोलर न्यूरॉन। नॉन पोलर बोल सकते हो, ई पोलर भी बोल सकते हो। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है कि वो न्यूरॉन ऐसा है जिसके अंदर सेल बॉडी प्रेजेंट है, ना तो उसके अंदर डेंड्राइट है ना ही उसके अंदर एक्सोन प्रेजेंट है। आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पे मिजोविलिया के अंदर ये वाले जो न्यूरॉन है, ना तो इसके ऊपर एक्सोन है ना ही इनके ऊपर डेंड्राइट्स हैं, तो खाली सेल बॉडीज हैं। जब सेल बॉडीज होती हैं इनको बोलते हैं ए पोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन्स। तो नॉन पोलर न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है और यही नेटवर्क नर्वस सिस्टम बनाता है सीलेंट्रेटा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एंडोस्केलेटन की बात करेंगे, तब देखिए आगे। नॉर्मली जो हमारे सीलेंट्रेटा होते हैं उनके अंदर एंडोस्केलेटन नहीं होता, लेकिन कुछ सीलेंट्रेटा यानी कि कुछ पॉलिप फॉर्म के सीलेंट्रेटा होते हैं, पॉलिप फॉर्म के सीलेंट्रेटा, उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन होता है। अब जिन पॉलिप्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन होता है उनको हम बोलते हैं कोरल्स। अब इन कोरल के बारे में जान लीजिए। जब इन कोरल्स की डेथ होती है तो ये सी बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन होते रहते हैं और बड़े बड़े आइलैंड्स जैसे बना देते हैं स्ट्रक्चर सी बॉटम पे। ओके, उनको बोलते हैं कोरल रीफ। तो कोरल रीफ एक तरह का हैबिटेट होता है बहुत बड़ा, और लार्ज नंबर ऑफ मैराइन एनिमल्स इस हैबिटेट के अंदर या ऊपर रहते हैं एज ए यू कैन से शेल्टर की तरह, कि ये उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। वैसे भी छोटी छोटी मछलियां जब बड़ी मछलियों से बचती हैं तो इन हैबिटेट्स के अंदर ब्यूरोज होती हैं, उस ब्यूरो के अंदर छुप जाती हैं, तो ये समंदर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल, यानी कुछ सेक्स सेपरेट होते हैं, कुछ के अंदर दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल भी करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। ये अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बडिंग करते हैं और रिजनरेशन करते हैं। हैविंग हाई पावर ऑफ रिजनरेशन, इनके अंदर हाई पावर रिजनरेशन होता है। अगर आप इनको बॉडी को 3, 4, 5 फ्रेगमेंट्स में काट दोगे तो हर एक फ्रेगमेंट अपने आप को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लेगा। इनके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों होती हैं। जैसे हाइड्रा के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट है, वहाँ पे लार्वा नहीं बनता। लेकिन ओबेलिया के अंदर प्लान्यूला लार्वा बनता है, और ऑरेलिया के अंदर हमने पढ़ा प्लान्यूला लार्वा बनता है, स्काइफिस्टोमा लार्वा बनता है, इफाइरा लार्वा बनता है। ओके, लार्वा फॉर्मेशन होती है इनके अंदर। तो ये था रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। अब एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा इसका दूसरा नाम नहीं है। ऑरेलिया को जेलीफिश बोलते हैं, ओबेलिया को सीफर बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया मेटाजेनेसिस के अंदर। अडम्सिया को सी एनीमोन बोलते हैं। फाइसिलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। ओके, इसको क्यों बोलते हैं इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा।
मेंड्रीना को ब्रेन कोरल बोलते हैं, गोरगोनिया को सी फैन बोलते हैं, पेनाट्यूला को सी पेन बोलते हैं, कोरालियम को रेड कोरल या रेड मूंगा भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि रेड मूंगा किसको बोलते हैं, कोरालियम को बोलते हैं। तो ये था सीलेंट डेटा और नाइडीरिया के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।